मैं शराब के नशे में चूर बेहुदा लिबास पहने म्यूजिक पर झूम रही थी। जिस क्लब में मैं डांस रैंप पर नाच रही थी वहां लड़कियों का एक हुजूम जमा था। एक मेरा मुंह बोलता हुस्न, दूसरा मेरा आधा अधूरा लिबास लड़कों के जज्बात को उभारने के लिए काफी था। और फिर मेरा बेहुदा सा डांस उन्हें बेख्तियार करने लगा। उनकी गुस्ताखियां मुझसे बढ़ने लगी। कोई मेरी कमर को छूने लगता, कोई मुझे अपने गले से लगाने लगता, और मैं चाह कर भी उन्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसके मोहतात में काम कर रही थी उसे सबसे ज्यादा कमाई मुझसे ही मिल रही थी। दूसरी क्लब डांसर्स को सिर्फ चंद घंटों की ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन मैं बेहद हसीन थी, इसलिए मेरी डिमांड बहुत ज्यादा थी। मुझे कई कई घंटे रैंप पर नाचना पड़ता था और हर रात मर्दों के साथ जाना पड़ता था। इसके लिए जरूरी था कि मैं नशे में होती, वरना कोई भी लड़की दिन के 24 घंटे में से 15 घंटे तक मुसलसल अजियत नहीं सह सकती। लेकिन मैं ये सब कुछ सहती थी, इसके लिए जरूरी था कि मैं नशे में होती, क्योंकि कोई भी होशमंदी में इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नशे की हाई डोज इंजेक्शन दी जाती थी। मैं शराब भी बेतहाशा पीती थी। मैं 24 घंटे नशे की हालत में रहती थी। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मैं होश में कब आई थी। अभी भी मैं डांस पर नाच ही रही थी कि जब एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हुआ। ये वही नौजवान था जो काफी दिन से मुझे देखकर मुस्कुराता रहता था। कभी मुझे आंख मारता, कभी मेरे डांस को देखकर हाथ से दांत देने वाले इशारे करता, लेकिन मेरे करीब नहीं आता था। लेकिन आज शायद अपने बढ़ते जज्बात से मजबूर होकर मेरे पास आ गया। मुझसे कहने लगा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? वहाँ आने वाले नौजवान मुझसे कभी भी इजाजत नहीं लेते थे। जो चाहते थे वे करते थे। यहाँ आने वालों के लिए मैं एक खुली तिजोरी थी, जिसका जो जी चाहता कर लेता था। लेकिन इस तरह से इजाजत मांगना मुझे चौंका गया। नशे से चूर आंखों से मैंने उस नौजवान को देखा। काफी खुश शक्ल था। उसके मुस्कुराने पर उसके चेहरे पर पड़ने वाला डिंपल बड़ा दिलकश लग रहा था। मैंने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। मुझे लगा कि मेरी इस जुर्रत पर वह पहली गुस्ताखी ये करेगा कि मेरी कमर से अपनी हाथ की हवस पूरी करेगा, जैसे कि वहां पर आने वाले नौजवान करते थे। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वे मेरे बहुत करीब भी नहीं हुआ। डांस के दौरान कहने लगा कि बड़ी खूबसूरत है, आपका नाम जान सकता हूँ? पिछले 3 सालों में यह पहला शख्स था जिसने मुझे आप कहकर मुखातिब किया था, वरना हम जैसी बार में डांस करने वाली लड़कियों को लोग गाली पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं। शायद उसका ये अंदाज ही मुझे मुतासिर कर गया। मुझे तो अब मर्दों की शक्ल के बावजूद मुझे याद था। मैंने कहा कि कोई भी नाम ले लो, जूली, मीना, रीना। मेरी बात पर वे बेख्तियार हंसने लगा। कहने लगा, नहीं ये नहीं, अपना असल नाम बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे असल नाम से जानना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई। 3 साल में मैं अपना असल नाम भूल चुकी थी, या मुझे मेरा नाम भुला दिया गया था। गुड़िया बेटा, मेरे कानों में अपने बाप की आवाज गूंजी थी। उसके सवाल ने मुझे मेरे माजी में धकेला था। एकदम मेरी आंखों के सामने मेरा कल आ गया और मैं बुरी तरह से कांपी। मेरे चेहरे पर बदहवासी सी छाने लगी। नशे के बावजूद हर वो अजियत जो इन 3 सालों में मैंने सही थी मुझ पर तारी होने लगी। मैं एकदम से खुद से पीछे धकेला। ये देखकर वह मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगा। मेरा तन बहुत बुरी तरीके से जलने लगा था। वहां और भी लड़के मौजूद थे। सब यह देखकर हैरान हुए। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नशा जरा सा टूटा हो। मैं फौरन क्लब से बाहर निकल गई। अंदर मेरा दम घुटने लगा था। अपने अंदर की अजियत को फिर से सहना आसान नहीं होता। मुझे लगा जैसे खुली हवा में भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने फौरन अपने पर्स से इनहेलर निकाला। जल्दी से उसके 2 कफ अपने अंदर लिए और लंबे लंबे सांस लेने लगी। एक बार मुझे लगा जैसे मेरा नशा मुकम्मल तौर पर टूटा है। मुझ पर बदहवासी छाने लगी और इस बदहवासी की वजह से मुझे घुटन का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा था, जो इनहेलर लेने से भी ठीक नहीं हुआ। मैंने फौरन अपने पर्स में से नशे का इंजेक्शन निकाला और अपने कांपते हाथों से भरने लगी। बदहवासी की वजह से मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था। मेरे लिए आसान नहीं था अपनी गुजरती जिंदगी का वह तलब याद रखना। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती थी। मैंने जल्दी से इंजेक्शन भरा और अपने बाजू पर घोंप लिया। मुझे याद आने लगा बचपन में कितना डरती थी मैं इंजेक्शन लगाने से, कितना रोती थी, अपने बाप के साथ लिपट जाती थी कि बाबा मैं कड़वी दवाइयाँ खा लूँगी, पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, प्लीज़ मुझे इंजेक्शन मत लगवाएं। और मेरे बाबा मुझे अपने साथ मोहब्बत से भींच लेते थे। डॉक्टर से कहते थे, मेरी गुड़िया बेटी को दवाई दे दो, अगर इस इंजेक्शन से तकलीफ होगी तो सही मुझसे भी नहीं जाएगी। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज भी मेरे कान में मेरे बाप की ये बात गश्त गूंजती है तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बचपन से 18 साल की उम्र तक मैंने कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाया था। मुझे बड़ा खौफ आता था और उसके बाद से आज तक मैंने अपने वजूद में जितनी अजियत सही थी, ये इंजेक्शन तो कुछ भी नहीं था।
अब तो ये हाल था कि मैं खुद अपने बाजू पर इंजेक्शन घोंपा करती थी, कभी बाजू पर, कभी कमर पर, कभी पेट पर। मेरा पूरा वजूद दागदार हो चुका था। मर्द का बस एक ही रूप मैंने अच्छा देखा था और वह था मेरा बाबा। उसके बाद मैंने मर्दों में सिर्फ कुत्ते, भेड़िए, सांप जैसे मिजाज के लोग देखे थे, डसने वाले, नोचने वाले, काटने वाले, खाने वाले या फिर खंजीर की आंख से देखने वाले। हवसशुदा भूखी आंखें मेरे वजूद से अपने नज़रों की हवस की भूख मिटाती थी। एक ऐसी लड़की के लिए ज़िंदगी निहायत अज़ियतनाक होती है जो कभी भी इस मल की आदी नहीं होती, मजबूरन आई होती है या धोखे से लाई गई होती है। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती थी, यहाँ तक कि खुद को भी, अपने नाम को भी, अपनी असल पहचान को भी। होश की दुनिया मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक थी, लेकिन इससे पहले कि मुझ पर नशा तारी होता, वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, आज रात का क्या सीन है? मुझे आपके साथ रात गुजारनी है। मैंने पलट कर उसे देखा। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मेरा सौदा घर इसी क्लब में बैठे हैं, जाकर उनसे बात कर लो। वह कहने लगा, आप क्या चाहती हो? मैंने उसकी आंखों में देख कर कहा, यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती साहब, यहाँ बस उन लोगों की मर्जी चलती है जिनकी हम पर खरीद है। वह मेरे करीब आकर कहने लगा, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, 10 मिनट रुकें, मैं बात करके आता हूँ। ये कहकर वह दोबारा क्लब के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसके साथ वह शख्स भी था जो कि मेरा खरीदार था। बड़ा खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि सौदा पक्का हो चुका है। आज रात में इस नौजवान के साथ गुजारनी थी। मेरे पास आकर कहने लगा, तुम इसके साथ जा सकती हो, कल सुबह ये तुम्हें यहीं छोड़ जाएगा। मेरा कोई जवाब नहीं दिया। वह शख्स मुझे अपनी गाड़ी के पास लेकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर मुझे बैठने का इशारा करने लगा। मैं किसी बेजान वजूद की तरह बैठी, जानती थी अब मेरे साथ क्या होगा। हम जैसी जिस्म फरोश औरतों के साथ कोई भी नरमी और रहम वाला मामला नहीं करता। हर कोई हमारे पास आने से पहले अपनी शराफत का लबादा उतार कर आता था। मेरी सोचों का तसल्ली की ब्रेक से टूटा था। एक घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई, वे नौजवान मुझे गाड़ी से उतारने का कहने लगा। मैं खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर गई। ना चाहते हुए भी मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर इंजेक्शन का असर होने लगा। मुझे नशा होने लगा था। मेरे पांव लड़खड़ाने लगे थे। मैं महसूस कर रही थी, जब उस शख्स ने मुझे यूं देखा तो मेरा बाजू थाम लिया। बड़ी मजबूत गिरफ्त थी उसकी। उसने एक हाथ से मुझे थाम रखा था, दूसरे हाथ से उसने अपने घर का ताला खोला था। मुझे घर के अंदर ले गया, अपने कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। उसके कमरे में एक रूम फ्रिज मौजूद था। उसने उसमें से एक बोतल निकाली और उसे गिलास में डालने के बाद मुझे कहने लगा, इसे पियो। मैंने कहा, मुझे प्यास महसूस नहीं हो रही। कहने लगा, फिर भी इसे पियो। मैंने बस 2 घूंट लिए थे, लेकिन उसको पीते ही मुझे कुछ अजीब सा हुआ। ठंडा सुन पानी था, सीधा गले में जाकर लगा। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगा, आपका नशा तोड़ने के लिए नींबू पानी है। उसके 2 घूंट पीते ही मुझे होशमंदी सी महसूस हुई। मैंने तीखी नजर उस पर डाली। मैंने कहा, नशा क्यों तोड़ना चाहते हो? मर्दों को तो औरतें बदहोशी में ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वे एतराज नहीं कर सकती, उसके सामने बेबस होती है। और मैंने सुना है कि मर्दों को औरतों की बेबसी बहुत अच्छी लगती है। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास बैठ गया। मेरे खुले बालों को उसने अपने हाथ से मेरे कान के पीछे करा, फिर मेरे कान को पकड़कर अपने हाथ से सहलाने लगा। जैसे ही मेरे कान के जख्म पर उसका हाथ लगा तो एक सिसकारी सी मेरे मुंह से निकली। कहने लगा, कान पर जख्म कैसे हो गया? मैंने कहा, कोई नई बात करो साहब, मेरा तो पूरा वजूद ही ऐसे जख्मों से चूर है। कहीं सिगरेट के निशान नजर आएंगे, कहीं दांतों के। मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पेशावर किस्म की लड़की लगती हो, बहुत मासूम है आपका चेहरा। मैंने कहा, अपने काम से काम रखो साहब, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये बातें बेमानी सी हो जाती हैं। हम सब एक जैसी हो जाते हैं। माजी कोई अहमियत नहीं रखता, बस ये हाल होता है या मुस्तकबिल। यह कहकर मैंने अपना पर्स बेड पर रखा, अपनी हील उतारी, दोनों पाँव बेड पर रखकर बैठ गई। वो बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हो होशमंदी में हो, इसलिए नींबू पानी पी लो, आपका नशा उतरना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो कुछ भी हो मेरे होशो हवास में हो। कहने लगा, मैं आपको यहाँ अपनी रात रंगीन करने के लिए नहीं लाया, इसलिए बेफिक्र रहें। बड़ी अजीब सी बात कही थी उसने। अगर रात रंगीन करने के लिए नहीं लाया था तो 1 लाख की रकम भर कर मुझे लाया क्यों था? ये कहकर वे नींबू पानी का गिलास पकड़ा और मेरे होठों पर लगा दिया। जबरदस्ती उसने मुझे पूरा गिलास पिला दिया, जिसे पीते ही कुछ देर बाद मुझे अपना नशा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा शख्स है, दूसरे मर्दों से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे कहने लगा, बताओ कौन
कौन हो आप? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हो। पिछले 1 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ। बड़ी मजबूरी में आप उस बार में डांस कर रही होती हैं। मैंने कहा तुम मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? उसने एक गहरी सांस ली, फिर मेरे कानों में पहने हुए जेवर उतार दिए। कहने लगा इस मुसीबत को तो उतारो पहले, आपके कान जख्मी हो गए हैं। फिर उसने मेरा हाथ थामा। कभी ये रात भी बीत गई, मुझे अंदाजा नहीं हुआ उस शख्स ने बस मेरी अजियतों को सुना था। जिसके साथ मैंने पिछली रात गुजारी थी वह आधा पागल था। किसी भूखे कुत्ते की तरह उसने मेरे साथ ये सलूक किया था। मेरे कानों को भी अपने दांतों से कुचला था। मेरे कानों से खून रसने लगा था। मेरे बाजू पर जलता सिगरेट बुझाया था। पता नहीं ये मर्द खरीदी हुई औरतों को इंसान क्यों नहीं समझते, क्यों बिकाऊ माल समझकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बेजान चीज़ हैं जो चाहे करते रहें। इन जैसे जानवरों के साथ रात गुजारने के लिए ज़रूरी था कि मैं नशे में चूर रहती। मैं नहीं जानती थी क्यों, लेकिन मैं उस शख्स को ये सब कुछ बता रही थी और वह बस मुझे देख रहा था या सुन रहा था। इसके बाद जो इल्ज़ाम उसने मुझ पर किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। पूरी रात उसने मुझे छुआ तक नहीं, बस मुझसे बातें करता रहा। सुबह जब हुई तो मुझे वापस उसी बार में छोड़ दिया। मैं वहाँ से वापस तो आ गई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं अपना दिल उसी शख्स के पास छोड़ आई थी। हालांकि हम जैसी औरतों के पास ना दिल होते हैं ना जज्बात, क्योंकि हमारे पास आने वाले गायकों को ना हमारे दिल की परवाह होती है ना हमारे जज्बात की। उन्हें सिर्फ हमारे जिस्म की भूख होती है। वह वाकई बहुत मुख्तलिफ था। इसके बाद 2 दिन के बाद वह क्लब में आया था। उसे देखते ही मैंने उसको मुस्कुरा के देखा। वह भी मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया और पूछने लगा कि आप मेरे साथ डांस करेंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसके पकड़ने पर छूने पर वह वारफी नहीं था, ना ही उसकी नज़रों में हवस था। मेरे कान के पास आकर वह धीरे धीरे मुझे समझाने लगा। मैं उसकी हर बात को बड़े गौर से सुन रही थी। कुछ देर बाद वह वहाँ से चला गया। मैं बेहद खुश थी। उसकी ज़रा सी संगत मुझे जो सुकून बख्श रही थी, मेरे पास उसे बयां करने के लिए अल्फाज नहीं थे। 2 दिन बाद ही हमारे उस बार में पुलिस की रेड मार दी। तमाम लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई और हम जैसी जिस्म फरोश लड़कियों को आज़ादी मिल गई, क्योंकि वह शख्स खुफिया एजेंसी से था। उस रात उसने मुझे यही कहा था कि अगर मैं उसका साथ दूं तो वह मुझे इस माहौल से आज़ाद करवा सकता है जिस माहौल में मैं ज़बरदस्ती लाई गई थी। मैं वैसे भी उस माहौल से निकलना चाहती थी, चाहे उसकी खातिर मेरी जान ही क्यों न चली जाती। उसने मुझे एक कैमरा वाला लॉकेट दिया था, जब मैंने अपने गले में पहन लिया। इसलिए मैं जहाँ जाती, जो बातें हमारा बॉस हमारे सामने करता था, वो उसके खुफिया ठिकाने थे जहाँ उसने हम लड़कियों को रखा हुआ था। वो सब कुछ उस शख्स की नज़र में आ चुका था, इसलिए इस बार कार्रवाई बड़ी पक्की की गई। मुझसे बहुत खुश था। कहने लगा सारा क्रेडिट आपको जाता है। अगर इन लोगों के आप पर शक हो जाता तो आपकी जान भी जा सकती थी। मैंने कहा साहब, जान की किसे परवाह थी? आपने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। तमाम लड़कियों को पुलिस गाड़ी में बिठाकर दाउल अमान में छोड़ने लगी। वह भी उसी का ऑर्डर था। सब लड़कियां खुश थी। जैसे ही मैं उस गाड़ी में बैठने लगी तो उसने मेरा हाथ थामा। कहने लगा आप मेरे साथ चलो, आप कहीं और जाएंगी। है कहकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा मैं क्यों, कहाँ जाऊंगी? कहने लगा मेरे साथ आज के बाद आप मेरे लिए काम करोगी। मैंने कहा मैं क्या काम कर सकती हूँ? वह मुझे अपने साथ ले गया। मैं उसकी टीम में शामिल हो गई। उसने मुझे उसी काम पर लगा दिया। वे 4 लड़कों की टीम थी जो खुफिया तौर पर ऐसे लोगों के गिरोह को पकड़ते थे जो कि औरतों की स्मगलिंग करते थे। अब मैं इस मामले में बहुत कुछ जानती थी। उसकी पूरी मदद करने लगी। एक बार मैंने अपने गले में पहना लॉकेट उस नौजवान को वापस पकड़ा दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था। मैंने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है। उसने हंसकर वह लॉकेट मुझसे ले लिया। कहने लगा वैसे इस लॉकेट ने बहुत मदद की है, हमारी बहुत से खुफिया ठिकानों का हमें पता चल गया। मैंने कहा जी हाँ। फिर मेरे पास आकर कहने लगा लेकिन एक नुकसान भी हुआ है मुझे। मैंने ना फहमी से उसकी जानिब देखा। कहने लगा नुकसान क्या हुआ है? अच्छा ही तो हुआ है, सब लड़कियां आज़ाद हो गई हैं, उस गुनाह की ज़िंदगी से निकल गई हैं। कहने लगा वो तो सब ठीक है लेकिन मेरा नुकसान हुआ है। मैंने सवाले नज़रों से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में देखकर कहने लगा क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? अजीब शख्स था, मुझसे इजाज़त मांग रहा था। मैंने कहा जी कह सकते हैं साहब। कहने लगा मैं कैमरे में हर खुफिया जगह देखता था, लेकिन रात को जब तुम सोने से पहले अपने बाल खोलती थी, खुद को आईने में देखती थी तो तुम्हारा चेहरा मुझे साफ नजर आता था। तुम्हारे खुले बालों में देखकर मैं अपनी आंखें झपकना भूल जाता था। बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रों को झुकाता था। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था इस बात का कि कोई तुम्हें देख रहा है और हर पल देख रहा है, और देखने वाला सीने में दिल भी रखता है।
जहाँ हश्र भी बर्पा हो सकता है। ये सुनकर मैं नजरें बदल गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वह हंसने लगा, कहने लगा, मजाक कर रहा था लड़की, ये बात आई गई हो गई। एक बार वह मुझसे पूछने लगा कि तुम यहाँ आई कैसे। मैंने उसे कहा कि एक शख्स ने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। मैं कम उम्र थी इसलिए उसकी बातों में आ गई, अपने घर की दहलीज को उसकी मोहब्बत की खातिर पार कर लिया। बस यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस शख्स ने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद वो शख्स मुझे इस शख्स के पास बेच कर चला गया। मैं बेहद खूबसूरत थी इसलिए उस शख्स ने मुझे मजबूर किया कि मैं जिस्म फरोशी का काम करूं, लेकिन जब मैं इनकार करती थी मुझे बहुत मारता था, नशे की इंजेक्शन लगवाता था। नशे की हालत में एक रात मैं न जाने कितने मर्दों को मेरे कमरे में भेज देता। मेरा चीखना चिल्लाना किसी पर असर नहीं करता था। सब जानवर थे लेकिन इंसानी रूप में। फिर मेरा बॉस कहता कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो रोजाना इसी तरह अपनी रातें गुजारोगी, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। कई बार मैंने भागने की भी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। इन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे, यहाँ तक कि बहुत से पुलिस ऑफिसर्स भी इनके साथ शामिल थे। मेरे लिए कोई पनाहगार नहीं था, इसलिए मैंने ये काम कभी खुशी से नहीं कर रहा, इसलिए हर वक्त अपने आप को नशे में रखती थी। मेरी बात सुनकर वे शख्स कहने लगा कि तुम्हारे बस इतनी सी गलती थी कि तुमने अपने बाप की इज्जत को रोंद कर दहलीज पार की। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में लड़कियां इतनी अनजान है कि ये ना समझ सके कि दहलीज पार करने के बाद जिंदगी में कौन कौन सी अजियत आ सकती हैं। तुम्हें सोचना चाहिए था। मैंने कहा, कच्ची उम्र में कहाँ दिमाग काम करता है, बस दिल और जज्बात होते हैं जो इंसान को बहका देते हैं। मैं भी बहक गई थी। बहरहाल वहाँ रहने वाले चारों लड़कों में से कोई मुझे खतरा नहीं था। जो नौजवान मुझे यहाँ लाया था उसका नाम अहमद था। निहायत शरीफ इंसान था। मैंने उन्हें बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बताया जो कि कमसिन 14 साल लड़कियों को बाहर के मुल्क में स्मगलिंग करते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे कमसिन लड़कियों को अक्सर स्कूल जाते हुए उनके पास से गाड़ी गुजारते और गाड़ी रोक कर उनमें से कोई एड्रेस पूछने लगता। जैसे ही वो बच्ची एड्रेस बताती तो उसे क्लोरोफॉर्म का रुमाल सुंघाकर अपनी गाड़ी में खींच कर बिठा लेते या उनके पास से गुजरते हुए उन्हें एक ऐसी पिन चुभाते जिससे वे फौरन ही बेहोश होकर गिर जाती और वे लोग उसे अपनी कार में बिठा कर एक अनजान जगह पर ले जाते। कई बच्चों को अगवा किया जा रहा था। माँ बाप की जरा सी लापरवाही उन्हें हमेशा के लिए पछतावे की ओर धकेल देती थी। बेटियों को एतमाद बनाने के लिए अकेला स्कूल और कॉलेज भेजा जाता है। हम जिस माशरे में रहते हैं ये नफसा नफसी का दौर है। बस हर कोई अपनी मफा के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैंने उसे ये भी बताया कि मुझे कॉलेज में भी भेजा गया जहां मैं लड़कियों को ड्रग्स की सिगरेट देती थी, फिर उन्हें इसी गिरोह में आने पर मजबूर करती थी जहां उनकी इज्जत की धज्जियां बिखेरी जाती और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके जिस्म फरोशी के काम पर लगा दिया जाता। मेरी वजह से बहुत से गिरोह पकड़े जा चुके थे। अहमद मुझसे बेहद खुश था। बहुत सी लड़कियों को उनके वालिदैन ने कबूल कर लिया था और बहुत सी यतीम खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। 6 माह गुजर गए। अहमद मेरी बहुत इज्जत करता था और मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। एक बार अपनी वालिदा से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं चाय का कप ट्रे में रखकर उनके कमरे में आई थी, इसलिए उसकी बात सुनकर वहीं रुक कर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर अपनी वालिदा से कह रहा था कि उसके बाकी के साथी भी इसी कमरे में थे। वह फ़ोन पर कह रहा था कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे वक्त चाहिए। खाला से कह दे कि अगर वे इनकार नहीं कर सकती तो अपनी बेटी की शादी जिससे चाहे कर दे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके साथ ही कहने लगे कि ये तुमने क्या किया, बचपन से वह लड़की तुम्हारे नाम पर बैठी है और तुम हो कि शादी से इनकार कर रहे हो। अहमद कहने लगा, हमारे ख़ानदान में ये जहालत आम है, बचपन में ही मंगनी और रिश्ते कर दिए जाते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अहमद का एक साथी उससे कहने लगा कि कल तक तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि तब तक तुम्हें कोई ऐसा एतराज़ नहीं था जब तक ये लड़की यहाँ नहीं आई थी। मैं देख रहा हूँ कि जब से ये लड़की यहाँ आई है तुम्हारे तेवर बहुत अलग हो गए हैं। तुम इसे यहाँ लाए ही क्यों हो, इसे यतीम खाने में क्यों नहीं भेज दिया। यह सुन अहमद कहने लगा कि वह हमारे कितने काम आ रही है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उसे यहाँ रख रहा हूँ। उसकी वजह से हम बहुत से गिरोह पकड़ चुके हैं जो लड़कियों की स्मगलिंग करते थे या उन्हें शरीफ जिंदगी से निकाल कर वेश्या बनाते थे। उनको इससे ज़्यादा मुझे उस लड़की से और कोई लगाव नहीं है। समझे, मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ, फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। बात करते करते अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो फ़ौरन से चुप हो गया। उसके दोस्त भी मुझे देखकर खामोश हो गए। मैंने चाय की ट्रे लाकर उनके सामने रख दी और कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे में जाकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वे ठीक ही तो कह रहा था, उससे मुझसे गर्ज हो भी नहीं सकती, सिवाय इसके कि मेरी वजह
से वह अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर रहा था। जिस तरह की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, कभी भी मैं उसे ये नहीं कह सकती थी कि मुझे अपना ले। मैं जानती थी कि मुझे कोई भी शख्स नहीं अपना सकता। वह एक शरीफ इंसान था, वह डिज़र्व करता था कि उसके लिए कोई शरीफ और पाक दामन लड़की हो जो उसकी ज़िंदगी में हमसफ़र बने, मेरे जैसी बददाग लड़की नहीं। एक बार रात के वक्त मैं अपनी चाय बना रही थी जब वह किचन में आ गया। कहने लगा, एक कप मेरे लिए भी चाय बना दो। मैंने अपनी चाय का कप उसे थमा दिया। मैंने कहा कि दूध कम है इसलिए तुम यह पी लो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ऐसे करते हैं, मिलकर पी लेते हैं। ये कहते ही उसने चाय से एक सिप लिया, फिर कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब मैं उसकी शक्ल देख रही थी, वह मुझे मुस्कुरा के देख रहा था। मैंने वो कप पकड़कर शेल्फ पर रख दिया। मैंने कहा, मुझे झूठी चाय पीने की आदत नहीं है। बात ये नहीं थी कि मुझे उसका झूठा पीना पसंद नहीं था, बात ये थी कि मुझे उससे अब कतरा और दूर रहना था, वरना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाती। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। वो मेरे पास आ गया, मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, क्यों नहीं रहना चाहती? मैंने कहा, अपना मकसद पूरा हो चुका है। मैं जितने भी ऐसे गिरोह के बारे में मालूमात रखती थी सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ रहना चाहिए। बेहतर होगा कि आप मुझे किसी दारुल आमान में छोड़ दें। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके सामने अपना जज्बात खो बैठूं, लेकिन शायद मेरे इख्तियार में नहीं था मेरे बहते आंसू। उसने अपने हाथों से साफ किए। मैं फौरन से पीछे हट गई। मैं किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। कहने लगा, दारुल अमान जाना चाहती हो तुम? मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगा, तो फिर रो क्यों रही हो? मैंने अपनी नजरें चुराई, क्योंकि उस शख्स को आंखों में झांक कर दिल का हाल बताना आता था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके सामने का जोर पड़ जाऊं। मैंने कहा, बस ऐसे ही सर में दर्द है। उसने चाय उठाई, मेरे होठों पर लगा दी। मैंने अपना चेहरा पीछे कर लिया। कहने लगा, इसे पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने नहीं जा रहा, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। उसने बात ऐसी की थी कि मैं बस उसकी जानिब देखने लगी। कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? मैंने कहा, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मेरे दिल से पूछो कि तुम किस काबिल हो? मेरे नज़दीक तुम अब भी मासूम और पाकिज़ा हो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कहा, आपके घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। कहने लगा, जब मैं कबूल करूँगा तो उन्हें कबूल करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में उसने अपने घर वालों को भी राज़ी कर लिया। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खुशकिस्मत भी हो सकती हूँ कि वह शख्स मेरा नसीब बनने जा रहा था, जो बहुत शरीफ और नेक था, बहुत अच्छा इंसान था। मैं खुद को उस काबिल नहीं समझती थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। दुल्हन बनाने के लिए पार्लर वाली मुझे तैयार करने घर पर आई थी। लिबास भी अहमद की पसंद का मैंने पहना था, वरना हम जैसी लड़कियों को कहाँ ऐसी इज्जत की ज़िंदगी नसीब होती है। लेकिन अहमद की बदौलत मुझे मिल गई थी। मैं उसकी दुल्हन बनकर उसी के कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके दोस्त आज उसे बहुत परेशान कर रहे थे, कमरे में आने नहीं दे रहे थे। सबकी अटखेलियाँ कमरे से मैं सुन रही थी। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर वे कमरे में आया था। मेरे पास बैठकर कहने लगा, बड़े कमीने हैं ये मेरे दोस्त, जानते थे कि मैं तुमसे मिलने के लिए किस कदर बेताब हूँ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी सज गई। मैंने नजरें झुका ली। उसने मुंह दिखाई की अंगूठी मेरे हाथ की उंगली में पहनाई, फिर मेरे हाथों को अपनी लबों पर लगाया। कहने लगा, तुम्हारे हर जख्म को अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। भूल जाओगी तुम अपनी पुरानी जिंदगी को। इससे पहले कि वे मेरी तारीफ करता या अपनी मोहब्बत का इजहार करता, दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हंसने लगा। कहने लगा, ये कमीने दोस्त बाज नहीं आएंगे। लेकिन अगली आवाज़ फायरिंग की थी। ये सुनकर तो मेरी भी रंगत उड़ी। दरवाज़ा झट से कमरे का खुला था। सामने वही लोग खड़े थे जिनके पास मैं काम करती थी। उन लोगों को अपने सामने देखकर मैं हड़बड़ा कर अहमद के पीछे छुप गई। कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे दोस्तों को तो जान से मार चुके हैं, तुम्हें भी मारने से गुजारिश नहीं करेंगे। अहमद कहने लगा, तुम लोग जेल से कैसे वापस आए? वो हंसते हुए कहने लगा कि बहुत लंबे हाथ हैं हमारे, तुम तो अभी बच्चे हो। ईमानदारी का जो कीड़ा जिन ऑफिसर में होता है ना, इनका वही अंजाम होता है जो तुम्हारे दोस्तों का हुआ है। बस हमें मालूम नहीं था कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। जैसे ही इल्म हुआ, देख लो हम यहाँ पहुँचाए। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम छोड़ देंगे तुम्हें। ये सुनना था कि अहमद उनसे लड़ने लगा। इस लड़ाई के दौरान अहमद को उन्होंने गोलियों से मेरे सामने मार डाला। मैं चीखने चिल्लाने लगी, पागल सी हो गई। वह खून में लथपथ ज़मीन पर गिरा हुआ मुझे देख रहा
रहा था। निष्कदर दीवानेवार उन लोगों की तरफ बढ़ी कि मैंने उसका बॉस का मुंह नोच के रख दिया। उसके हाथ से न जाने कैसे मैंने पिस्तौल छीनी और उस पर फायर शुरू कर दी। उसके साथ उनके गार्ड्स भी थे। मैंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वे सब के सब मारे गए। मैंने पिस्तौल दूर फेंक दी और अहमद के पास आ गई। वे उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अहमद, खुदा के लिए उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। उसने अपने खून से मेरे हाथ रख दिए। मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। आज भी उसका डिंपल उसके चेहरे की जीनत बना हुआ था और मेरी जान ले रहा था। अहमद के आदम मेरे हाथ से छूट चुके थे। उसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन वे जा चुका था। मैं चीखने चिल्लाने लगी लेकिन वहां मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में अचानक न जाने कैसे इस बात की खबर पुलिस को हुई। पुलिस वहां पहुंच गई लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरा ज्यादातर वक्त कब्रिस्तान में अहमद के पास गुजरने लगा। फिर मुझे एक ऑफिसर ने बुलाया। कहने लगे कि आप चाहें तो हमारे लिए काम कर सकती हैं। मैंने कहा, आप लोगों के लिए मैं कैसे एतबार करूं? अहमद और उनके साथी ईमानदार थे, आप लोगों के साथ काम कर रहे थे, फिर वे लोग कैसे जेल से बाहर निकल गए? किसने उन्हें आज़ाद किया? क्या ईमानदार पुलिस ऑफिसर या खुफिया एजेंसी के लोग? इसलिए अपनी जान हथेली पर रखकर मुजरिमों को पकड़ते हैं कि आप एक फ़ोन पर मुजरिमों को आज़ाद छोड़ दें और वे फिर से दंदना हुए अपने उसी गुनाह की रविश पर लौट आएं और उन लोगों को भी जान से मार डालें जो अपना खून पसीना इस मुल्क के लिए और इसकी खैरियत के लिए बहा रहे हैं। मुझे ऐसी किसी एजेंसी ने अपना नाम नहीं लिखवाना जिसने मुझसे मेरा अहमद छीन लिया। मेरे पास एक ही इत का रिश्ता था और वह था कि मैं अहमद की बेवा थी और आज इस बात को 10 साल बीत चुके हैं। मैं अब भी अहमद की बेवा हूँ और आखिरी सांस तक उसी के नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।